Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss MCOM term and examination June 2022 and the subject is related to MCO 021 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दैट इज़ पार्ट नंबर 4। और इससे जो प्रीवियस आपके लेक्चर्स मैंने MCO 021 के प्रोवाइड किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, उन सबको अच्छे से एग्ज़ाम में गो थ्रू करके जाना। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्या होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और वो डिसीज़न मेकिंग में कैसे हेल्प करता है, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है डिमांड के डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन करो। तो आपसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व और मूवमेंट इन डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस होता है। तो डिमांड वाला टॉपिक स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, जिसका डिस्कशन मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में कर चुकी हूँ। तो दैट इज़ द रिपीटेड टॉपिक। अब आप खुद देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हर एग्ज़ाम में फ्रेम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लासीफाई करो मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करो। मार्जिनल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं कॉस्ट वाली वीडियो में दे चुकी हूँ, जो MCO 06 वाली वीडियो है उसके अंदर। नेक्स्ट इज़ मैनेजेरियल प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, मैनेजेरियल के यूजेस क्या होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में। लिमिटेशन बतानी है, अलग अलग जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं उनके। ओलिगोपॉलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। प्राइस रिजिडिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ओलिगोपॉलिस्टिक कंपटीशन का, क्योंकि ज़रा सी भी फ्लक्चुएशन होती है प्राइस में तो इट अफेक्ट्स द डिमांड कर्व वेरी मच, तो इसीलिए उसको एक्सप्लेन करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनविजिबल हैंड, पीक लोड प्राइस, अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, इनके बताने हैं, नोट्स बताने हैं। तो मैं इस लेक्चर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 डिस्कस करने वाली हूँ और अगर अच्छे से रहा तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर वीडियो। सो बेसिकली इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसकी मैं बात करूं तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ये इकोनॉमिक थ्योरी से इम्पॉर्टेंट है। 1 बाय 1 लाइन भी पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी कि ये कहता क्या है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है जो कि एमलगमेशन होता है। एमलगमेशन का मतलब मिलाप, दो चीज़ों का जब हम मिला देते हैं उसको, ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब इकोनॉमिक जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा और बिजनेस की प्रैक्टिस को जो हम मिला दे रहे हैं और उससे हमारी हेल्प हो रही है डिसीज़न मेकिंग में, मैनेजमेंट में, तो उसी को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोला गया। दोबारा से रिवाइज करो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस को मिला देना so that it will lead to decision making and future planning by management। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैनेजरियल जो इकोनॉमिक्स होती है वो मैनेजर्स को फर्म में मदद करती है इन अ रैशनल सॉल्यूशन ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जो कि फर्म की एक्टिविटीज़ हमेशा फेस करती रहती है। क्या होता है कि फर्म जो होती है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डील करती है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स में भी पड़ती है। प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन होता है उसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करती है, हेल्प करती है कि सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी टाइम टू टाइम मिलता रहे। इट मेक यूज़ ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, ये इकोनॉमिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट बनाती है और लॉजिकल मैनेजरियल डिसीजन में मदद करती है। अब आपसे बार पूछ रहे हैं लॉजिकल जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है उसमें किस तरीके से इसका रोल होता है, तो आप ये देख सकते हो। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी फर्म का एक पार्ट है और इट लेसन द गैप्स बिटवीन, ये गैप को भरती है, किस किस के गैप को, इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक प्रैक्टिस। अगेन फिर वही वाली बात कह रहे हैं कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये बेसिकली क्या काम करती है और किस तरीके से डील करती है। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो साइंस है जो कि कमी, रिसोर्सेज की कमी को डील करती है, कमी को पढ़ती है, रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड वांट्स। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं
वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी वो एक पार्ट है जो कि स्केयर रिसोर्सेज के ऊपर डील करता है। इट गाइड्स द मैनेजर इन टेकिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है, कॉम्पिटिटर के साथ, सप्लायर के साथ, और जो इंटरनल फंक्शनिंग होगी फर्म की वो कैसे होगी। इट मेक यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल टूल, ये बताता है स्टैटिस्टिक और एनालिटिकल टूल को आप किस तरीके से प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम में यूज़ करोगे। तो आप देख रहे हो क्या क्या हेल्प बता रहे हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी में मदद करता है किस किस में, जो हमारी एनालिटिकल स्किल्स होती है और जो हमारी सॉल्यूशन निकालने, जो प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन निकालने की क्षमता है वो भी इंक्रीज़ होती है इसके थ्रू। नाउ वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ डिसीजन, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसकी स्टडी है, डिसीजन मेड रिलेटेड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस ऑफ गुड्स। और जो मैक्रो होती है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर इकोनॉमी एज अ होल। हम माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस भी काफ़ी हद तक पहले भी कवर कर चुके हैं कि माइक्रो में और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक वो माइक्रो में भी हेल्प करती है और ना केवल माइक्रो में, ये मैक्रो में भी हेल्प करती है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है तो वो माइक्रो लेवल पे है। और जो मैनेजरियल इकोनॉमी है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स तक ही लिमिटेड नहीं है, जबकि ये डिसीजन मेकिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल है। तो ये ओवरऑल हेल्पफुल है। ओवरऑल हेल्पफुल है का क्या मतलब है कि ये मैक्रो लेवल पे भी काम करती है और माइक्रो लेवल पे भी काम करती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प, बहुत मदद होती है किसमें, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत मदद करता है प्राइस एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस में, कैपिटल बजटिंग में, रिस्क एनालिसिस में और डिमांड डिटर्मिनेशन में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनोमीटर्स, मतलब प्रैक्टिकल जो डिसीजन मेकिंग होती है उनमें भी मदद करता है। इकोनोमीटर का मतलब होता है एक रैशनल मैनेजरियल डिसीजन, जब हम बोलते हैं एक समझदारी से डिसीजन लिया हुआ, स्टैटिस्टिकल टूल्स के साथ जो डिसीज़न लिया हुआ होता है उसको हम इकोनॉमेट्रीज बोलते हैं ना। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वो किससे डील करता है, एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक थ्योरी, जिसमें थ्योरी ऑफ फर्म आता है, डिसीज़न मेकिंग जो कि अलग अलग फर्म्स को आइडेंटिफाई करना, उनके ऑब्जेक्टिव्स को डील करना, इन सब के बारे में डिस्कशन करता है ना। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, और फिर क्या मदद करता है ये हमें, फिर जब हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं उसके बाद जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको भी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से आपने ये सब समझा कि जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग होता है वो किस हद तक, किस लेवल तक हमें मदद करता है, किस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है, इसमें से कम 6-7 भी पॉइंट आप लर्न कर लोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से फ्रेम कर दोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 था। डिटर्मिनेंट को डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स। फिर इन्होंने बोला है डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड रेफर्स टू द, आप बोल सकते हो द डिज़ायर, बोल सकते हो इस तरीके से कि डिज़ायर विद द विलिंगनेस टू पे, एबल टू पे। तो जब हम बहुत सारी चीज़ों को मिला देते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं, विलिंगनेस, डिमांड तब आप कर सकते हो जब आपकी डिज़ायर हो या विलिंगनेस हो, ठीक है। विलिंगनेस के बाद आप एबल टू बाय हो, ख़रीदने के लायक हो, और विलिंग टू बाय हो एट अ स्पेसिफिक रेट, जो रेट गिवन है उस पर, उसी को हम डिमांड कहते हैं। ओनली डिज़ायर को आप डिमांड नहीं कह सकते। तो बिज़नेस जो है, बिजनेसेस वांट टू इंक्रीज़ डिमांड, बढ़ाना चाहते हैं। क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक है वो रिसेशन को एंड करना चाहते हैं और डिमांड को बूस्ट अप करना चाहते हैं। दे स्लो इट ड्यूरिंग द एक्सपेंशन फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। इफ़ यू ऑफर एनी पेड सर्विस, अगर आप कोई भी पेड सर्विस देते हो, देन यू आर ट्राइंग टू रेज डिमांड फॉर देम, तो आप उनकी डिमांड को बढ़ाना चाहते हो। हमने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स को पढ़ना है, तो सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस ऑफ द गुड एनी हाउ हेल्प करता है डिमांड को फ्लक्चुएट करने की। प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी। तो एनी हाउ प्राइस के बढ़ने या घटने पे डिमांड का फ़र्क पड़ रहा है, तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कहते हैं। इनकम ऑफ द बायर एनी हाउ हेल्प करेगा। कैसे?
जैसे कि अगर इनकम जो है बायर की इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड पॉजिटिवली रिलेट होगी, डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी चीज़ है ना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करूँ तो केवल सिर्फ प्राइस ऑफ गुड्स नहीं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हेल्प करता है सो दैट कि ये आगे जाके आपको मदद करता है कि अगर ये इस चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो आप किस तरीके से दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड में इन्वेस्ट करोगे। टेस्ट और प्रेफरेंस भी हेल्प करता है। अगर कोई भी एक पर्सन एडिक्टेड है, एडिक्टेड टू अ सर्टेन लेवल टू अ प्रोडक्ट, तो वो चाहे उसकी डिमांड घटे बढ़े उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट वेदर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट विल राइज और फॉल। तो इन्होंने ये बोल रखा है जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है, क्योंकि अगर पहले से ही कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है किसी चीज़ के बारे में। वेट बच्चों, हाँ तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे कि कंज्यूमर जो एक्सपेक्टेशन होती है, अगर कंज्यूमर को एक्सपेक्ट होता है कि किसी सर्टेन कमोडिटी के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ जाएंगे तो वो उसकी डिमांड को तुरंत राइज ऑन कर देता है, तुरंत ख़रीद के रख लेता है। लेकिन अगर कंज्यूमर को एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट के प्राइसेस घट जाएंगे तो वो क्या करता है, अभी डिमांड फर्दर ऑन आगे के लिए प्रोसीड कर देता है। तो इन्होंने प्राइस के बारे में बताया कि जो डिमांड होती है और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है जिसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, और इससे कहीं ना कहीं हेल्प करता है ये समझने में कि प्राइस का डिमांड से क्या रिलेशन होगा। फिर उन्होंने नोट में उस चीज़ को बताया। इनकम के बारे में मैंने बता दी, अगर इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, लेकिन अगर आपकी इनकम डबल बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पर्टिकुलर गुड्स में डबल इन्वेस्टमेंट कर दोगे या आप डिमांड को डबल बढ़ा दोगे। तो ये एनी हाउ कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है ये समझने में। नेक्स्ट की बात करूँ तो उसके बाद आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है जो एक दूसरे के बिना काम करता है, जैसे टी और कॉफ़ी। इसका मतलब ये है कि अगर टी कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसके बदले में अगर टी को नहीं प्रेफर किया जा रहा तो वो कॉफ़ी प्रेफर कर लेगा, तो वो होते हैं सब्स्टिट्यूट टाइप ऑफ गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, जैसे कार के साथ पेट्रोल है या पेन के साथ इंक है। तो इनका क्या होता है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आ गया आपका टी और कॉफ़ी। टी के प्राइस बढ़ गए तो इसकी डिमांड फॉल होगी और लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी पे, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जैसे ही टी के प्राइस बढ़ते हैं कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, तो इनका जो रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का पॉजिटिव होता है। लेकिन ऐसे ही सिनेरियो में आप आ जाओ ज़रा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे, ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ गए, मान लो कार, इंक और पेन ले लो, इंक और पेन। अगर मान लो पेन के प्राइस को मैं बढ़ा दूंगी तो पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और वाइस वर्सा क्या होगा, जो डिमांड है वो इंक की भी कैसे बढ़ सकती है जब पेन ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए जो डिमांड होती है इसकी भी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है इसकी डिमांड को, तो इसका अपोजिट रिलेशन होता है। नेक्स्ट टेस्ट की बात कर चुके थे, एक्सपेक्टेशन की बात कर चुके थे, नंबर ऑफ़ बायर्स इन द मार्केट। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट के बायर्स ज़्यादा हैं तो उस सिनेरियो में आपकी जो डिमांड होगी वो क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। और अगर जो प्राइस होंगे वो कम होंगे, मतलब बायर्स कम होंगे, तो उस सिनेरियो में आपकी जो मार्केट की डिमांड होगी वो क्या होगी, वो होगी, अगर ज़्यादा बायर्स हैं तो ज़्यादा डिमांड, कम बायर्स हैं तो कम डिमांड। बट ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आपसे, जो कि ये क्वेश्चन था
डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज टू क्लासीफाई मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना था, उस सिनेरियो में इन्होंने बोला था कि एक्सप्लेन करो। तो हम बताते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। मार्केट क्या है? पहले तो मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का, परचेज और सेल होती है गुड्स की और सर्विसेज की, वो होती है मार्केट। मार्केट में इकोनॉमिक्स में बोला जाए तो एक एरिया जहाँ पे बायर और सेलर असेंबल करता है स्पेसिफिक गुड्स को, और वो क्या करता है, सेल और परचेज करता है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बात करूँ मार्केट की, असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये एक एरिया होता है। एक एरिया होता है जो कि ऑल ओवर स्प्रेड होता है, जहाँ पे बायर और सेलर कांटेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में, कम्युनिकेशन में वाइडन करने के लिए। उसके बाद अगर मैं कमोडिटी की बात करूं तो कमोडिटी क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो मार्केट इज़ नॉट रिलेटेड। कमोडिटी भी यहाँ पे ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर कोई सामान ही नहीं होगा तो ख़रीदा बेचा क्या जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट होना चाहिए, दैट इज़ द कमोडिटी। बायर एंड सेलर की बात करूं तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये बायर और सेलर, क्योंकि अगर बायर होगा सेलर नहीं होगा तो सामान को वहाँ पे सप्लाई की कमी आ जाएगी, और अगर आपके पास सेलर है लेकिन बायर नहीं है तो आप सामान बेचोगे किसको। कंपटीशन भी ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो आपको अच्छी गुड्स की क्वालिटी नहीं मिलेगी, डिफरेंट प्राइजेस नहीं चार्ज कर पाएंगे होमोजेनियस कमोडिटी के सेलर के द्वारा। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक तरीके से मार्केट को डिज़ाइन करना और इस तरीके से बनाना कि सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो सके, वो मार्केट स्ट्रक्चर होता है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर के कुछ क्लासिफिकेशन है कि हम इसको किस किस के बेसिस पे बांट सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जामिनर का क्वेश्चन था कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर को आपने किस बेसिस पे बांटा हुआ है, तो बायर के बेसिस पे, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन होगा तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे। जबकि मोनोपोली का कंपटीशन होगा, मोनोपोली होगी तो क्या होगा, सिंगल सेलर होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे। और ओलिगोपॉलिस्टिक होगा तो स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होगी लेकिन हैव अ लार्ज मार्केट शेयर। तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ बायर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब है वो होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो फिर हेट्रोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो ये होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेम प्रोडक्ट होता है जो कि थ्रू आउट द मार्केट जनरेशन में चल रहा होता है। लेकिन अगर मैं मोनोपोली की बात करूं तो ये हेट्रोजीनियस मार्केट में डील करती है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्ज़िट की बात करूं तो जो परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म होती है आराम से आ सकते हो, आराम से जा सकते हो, लेकिन मोनोपोली जैसी फर्म होती है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती है। मोनोपॉलिस्टिक में भी फ्रीडम एंट्री और एग्जिट होती है, ओलिगोपॉलिस्टिक में भी मतलब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है। इस तरीके से हमने मार्केट को क्लासीफाई किया है। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, जो मार्केट की कंडीशन होती है परफेक्ट कंपटीशन में, जो बायर होता है सेलर होता है उनको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि लोग आपसे कुछ भी फिर चार्ज नहीं कर सकते फिर उसके बेसिस पे। लेकिन अगर मोनोपॉली में परफेक्ट कंपटीशन मतलब जो मोनोपॉली वाले सिस्टम होता है, ओलिगोपॉली होती है, उसके अंदर लोगों को इतना लैक ऑफ नॉलेज होती है, इतनी नॉलेज नहीं होती। मोबिलिटी ऑफ गुड्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब यहाँ से वहाँ मूवमेंट करना गुड्स और सर्विसेज का। तो देखो इन्होंने सबसे पहले नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर की बात करी है। ये एनी हाउ हेल्प करते हैं इफ़ द सेलर इफ़ देयर इज़ वन सेलर फॉर कमोडिटी, जैसे रेलवे है तो सेलर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखेगा प्राइस पे। लेकिन अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हैं तो ग्रेट इन्फ्लुएंस होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी बायर के हाथ में ज़्यादा रहेगी। नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ कमोडिटी फिर मैं अगेन बता रही हूँ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात की गई है, एग्जाम्पल दिया है। फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट की बात कर चुकी मैं। आपको क्या करना है, जो मैंने बताया उसके बाद आपको एक बार इन नोट्स को गो थ्रू ज़रूर करना है, सो दैट कि जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो आसानी से
आपके कंसिडर हो सके। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कितनी टाइप की मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में मोनोपोली आती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है और ओलिगोपोली आती है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट को डील करते हैं और फिक्स करते हैं प्राइस। इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, जो साइज़, शेप वगैरह होती है वो सिमिलर होती है। जैसे कि आप कोई भी शुगर केन ले लो, वीट वगैरह ले लो, ये होते हैं एग्जाम्पल परफेक्ट कंपटीशन के। मोनोपोली की बात करूँ तो बिल्कुल अपोजिट होता है इनका परफेक्ट कंपटीशन से। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉलिस का मतलब होता है सेलर। तो जब सिंगल सेलर डील करता है मार्केट में तो वो अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा प्रॉफिट अकर करता है, और अच्छा खासा प्रॉफिट अकर करने के साथ साथ उसका मार्केट शेयर इंक्रीज़ करता है, और उसके पास कोई, लोगों के पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो वो प्राइस मेकर बन जाता है। आसानी से जो भी प्राइसेस होते हैं वो उसके हिसाब से चार्ज करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी मोनोपोली में देखा जाता है, जिसकी हम डिस्कशन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करूं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, इनकी भी डिस्कशन हमने डिटेल में की है विद द डायग्राम्स। तो टूथपेस्ट और शैम्पू इनके एग्जाम्पल होते हैं। ओलिगोपोली में ज़्यादा बड़े सेलर होते हैं जिनके पास क्या होता है, लेस, एंड जो बिग सेलर होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ बायर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जो मार्केट होती है, नंबर ऑफ़ सेलर कम होते हैं, तो उसकी वजह से प्राइस और आउटपुट जो डिसीज़न होता है वो सेलर का होता है। और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे लग्जरी कार्स है, BMW, ऑडी, ये सब हो गई इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके। अब हमने इसमें इस लेक्चर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पहले डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो ज़रूर से, ताकि मैं और अच्छे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आ सकूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।